हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिगार्डिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में जो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये जेई मेन 2022 में पूछा था। टू बॉडीज ऑफ मास m1 5 किलोग्राम m2 3 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय लार्ज स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग से दो मास को कनेक्ट करके रखा है, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। और सिस्टम किस कंडीशन पे, रेस्ट की कंडीशन में। सिस्टम इज एट रेस्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इनक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। यानी जो इनक्लाइन प्लेन दिया है इसने m1 वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। ये एंगल मुझे दिया है थीटा और एक पुली यहाँ पे कनेक्टेड है और ये यहाँ पे मास दिया है कितना, ये m1 और m1 की वैल्यू कितनी दी है 5 किलोग्राम। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। और ये नीचे मेरे पास है दूसरा मास, इसकी वैल्यू कितनी दी है m2 दिया है मुझे 3 किलोग्राम। और सिस्टम किस पे है, सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन पे। ठीक है, तो रेस्ट की कंडीशन पे अगर होगा तो रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है कि सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है 0 है। नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो जरा। नीचे लगेगा mg, नीचे टेंशन आएगा t ऊपर। यहाँ पे भी टेंशन t क्योंकि पूरी रोप एक है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इसका जो mg होगा यानी 5 इंटू जी तो लगेगा नीचे, और ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा एक कंपोनेंट यहाँ पे कॉस में 5g कॉस थीटा और नीचे आएगा यहाँ पे 5g साइन थीटा। ये आएगा नॉर्मल की तरह करेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ये आएगा मेरे पास नॉर्मल। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं जो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो टेंशन यहाँ पे किसके बराबर रहा होगा, 3 इंटू जी के बराबर रहा होगा। क्योंकि इसने खुद बोला है कि जो m2 वाला जो मेरे पास मास है, m2 वाला जो मास है m2 की 3 किलोग्राम वैल्यू यहाँ पे दी है। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा यहाँ से 3, ये सही है 3 किलोग्राम और ये 5 किलोग्राम। यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, t इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 5g साइन थीटा। अगर यहाँ से आप देखोगे तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5g साइन थीटा। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं 3g इक्वल टू 5g साइन थीटा। तो देखो g से g कैंसिल आउट तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा 3/5। और 3/5 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती कितनी होती 37 डिग्री। तो अगर मुझसे एंगल पूछता तो आंसर कितना हो जाता 37। बट उसने पूछा क्या है कि जो इनक्लाइन प्लेन है वो 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो कितना लगाएगा, जितनी नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ही फोर्स लगाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, यहाँ पे नॉर्मल बराबर होगा 5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो नॉर्मल कितना आएगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये आएगा कॉस 37। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ये आ जाएगा 10। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40 न्यूटन। तो इतना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, इतना नॉर्मल रिएक्शन इनक्लाइन प्लेन अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये लिख लो आप, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लिख लिया होगा सबने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो चलिए, मुझे बोला ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पे बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल दिया इस तरीके से, बना देता हूँ मैं इधर डायग्राम। ये m मास का एक ब्लॉक दिया है इधर, है ना। इसका मास कितना है ब्लॉक का, m मास दिया है कैपिटल M, और ये एंगल कितना दिया है थीटा। और सिस्टम किस पे है, इसने बोला है स्लाइड डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी ये इसकी जो ये ब्लॉक जो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो देखो अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। dv/dt अगर ये कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0, यानी कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इधर इस तरीके से, ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा और इधर कितना आएगा mg
साइन थीटा। अब क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन अगर डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा एफ ऊपर की तरफ, इधर लगेगा एफ ऊपर। तो अगर ये नेट फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो नॉर्मल तो आएगा यहाँ पे, नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो एम ब्लॉक की जो कहानी होगी, एम ब्लॉक जो है इस तरीके से है यहाँ पे, तो ये देखो जरा, ऊपर लगेगा यहाँ पे एफ, और एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर नेट फोर्स यहाँ पे बराबर है तो एफ किसके बराबर रहेगा, एम जी साइन थीटा के, इसके बराबर होगा एम जी साइन थीटा के, क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड। और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो नॉर्मल यहाँ पे देख सकते हो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा, ये होगा नॉर्मल, और किधर एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्मल इक्वल टू किसके होगा, एम जी कॉस थीटा, यही होगा। और इनका जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा किधर एक्ट करेगा, वो कहीं सेंटर से पास करेगा, रिजल्टेंट। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का कनेक्ट करेगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कहाँ पास करेगा, ऊपर की तरफ। और इस रिजल्टेंट को पूछा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, यही मुझसे पूछा है सवाल में। ये पूछा है कि एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल थीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यही है मेरे पास कॉन्टैक्ट फोर्स आर, तो इसकी वैल्यू पूछे कितनी होगी। तो आर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो, आर होगा अंडर रूट, ये निकाल सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऊपर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट नॉर्मल स्क्वायर कितना होगा, एम जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कितना होगा, एम जी स्क्वायर, ये कितना आएगा यहाँ से, एम जी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा स्क्वायर, ये कहानी बचेगी, एम जी स्क्वायर और साइन थीटा स्क्वायर। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा एम जी आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से कितनी आएगी, रिजल्टेंट मेरे पास आएगा एम जी के बराबर। देखो यहाँ से बचेगा ना एम जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एम जी क्या आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो रूट अंदर बचेगा 1, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, जेई 2022 में 2022 के अंदर सवाल को पूछा था, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी, तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, एम जी के बराबर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ब्लॉक ए टेक 2 सेकंड टू स्लाइड डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री एंड लेंथ एल, कीप्ड इनसाइड अ लिफ्ट गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, इफ द टाइम इंक्लाइन चेंज टू 45 डिग्री। यानी एक लिफ्ट के अंदर एक वेज रखा है, एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, जिसकी लेंथ दी है एल, तो पहले एंगल था 30 डिग्री और फिर इसको चेंज करके इतना कर दिया 45, तो टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन विल बी अप्रोक्सीमेट। तो कहानी इस तरीके से है, अगर ये लिफ्ट है मेरे पास, ये लिफ्ट है और यहाँ पे एक वेज को रखा है इस तरीके से, ऐसा मान लो आप, इस तरीके से, और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, और ये v इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लिफ्ट। v कॉन्स्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो सूडो फोर्स वगैरह लगाने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी होगी, 0। अगर a 0 ना होता तब सूडो फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ता, किधर एक्ट करता, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देख लेते हैं अभी। और ये लेंथ मुझे कितनी दी है, ये मुझे दी है l, ये लेंथ कितनी दी है यहाँ पे l, और ब्लॉक कहाँ पर है, ब्लॉक रखा है यहाँ पे कहीं ऊपर है, m मास का ब्लॉक है, मास भी कितना दिया है इसका कोई मास नहीं दिया, बस m सिंपल मान लेते हैं। तो जब ये ब्लॉक कहीं बीच में होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ, जब ये ब्लॉक बीच में होगा कहीं पे, और सरफेस कैसी है, स्मूथ, कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो mg लगेगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा mg साइन थीटा, कितना आएगा mg साइन 30 डिग्री मान सकते हैं, कितना होगा mg साइन 30 डिग्री, और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे रफ सरफेस नहीं है, तो फ्रिक्शन भी नहीं एक्ट करेगा, उसने खुद बोला है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a1 होगा यहाँ पे m इंटू a1, फोर्स की बात करेंगे तो mg साइन 30 होगा इधर। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स mg साइन 30 और मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल, तो a1 कितना आएगा, g साइन 30, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी 10 साइन 31/2, ये हो जाएगा 5, तो a1 कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आएगी, a1 की वैल्यू आएगी। अब उसने दूसरे केस में बोला है कि अगर इस 30 डिग्री एंगल को चेंज करके 45 कर देते हैं, तो देखो अगर ये एंगल 45 होता है ना, थीटा इक्वल टू 45 अगर होगा तो सेम कहानी रहेगी, बस एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, यानी a2 कितना हो जाएगा, g साइन 45,
है ना। तो A2 की वैल्यू g sin 45 कितना होता है 1/√2 है ना। और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5/√2 है ना। तो A2 कितना आ जाएगा, देखो 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × √2 और ये हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय √2। √2 से √2 कैंसिल, तो A कितना आएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने A2 की वैल्यू निकाली। तो देखो A1 और A2 दोनों आ गए मेरे पास। A2 कितना आया 5√2, ये आया A2। तो यहाँ से मैं A1 निकाल चुका हूँ और यहाँ से A2 निकाल चुका हूँ। तो बस दोनों केस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना होगा वो देख लेते हैं। पहले इसको लिख लो आप, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो A1 में लिख देता हूँ, पर A1 कितना है 5 और A2 कितना है 5√2। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ से हम A2 की वैल्यू को, जो T2 है उसकी वैल्यू मुझे निकालें, तो T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से ना। तो ये हटा देता हूँ मैं, नोट कर लो आप। चलिए इसको हटा देते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ मुझे दी है वो L दी है दोनों केस में। जब एंगल 30 डिग्री है तब भी L है, और एंगल अगर 45 होगा तो भी, और वैल्यू कितनी होगी तो भी इंक्लाइन प्लेन की वैल्यू जो होगी वो L के बराबर होगी। तो मैं पहले वाले केस में जब एंगल 30 है ना, तो ये लिख सकते हैं ऐसे, दोनों केस के लिए लगा सकते हैं = ut + ½ AT²। तो डिस्टेंस तो L है, इनिशियल स्पीड दोनों केस में 0 है। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट की कंडीशन पे ये कितना होगा ½ A1 T1²। अगर एक एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ से T1 कितना आएगा, अच्छा इसको ऐसे लिख लो ½ AT², यही रहना। तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, T आएगा 2L/A। तो T कितना हो जाएगा √2L/A। तो रिलेशन ये आएगा टाइम का, टाइम = √2 × डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। ये लिख सकते हैं फॉर इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 यहाँ पे कितना होगा, T1 हो जाएगा इधर से √2L/A1। लेंथ को L1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों केस में जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन की वो सेम है, तो उसको L ही रहने देंगे। और T2 कितना होगा √2L/A2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, लिख सकते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से, देखो जरा कितना आएगा इधर, यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ T1 और T2 का रेशियो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं T1 डिवाइड बाय T2 करता हूँ ना, T1 डिवाइड बाय T2, तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा √A2/A1। 12 से 12 कैंसिल, तो कितना बचेगा A2/A1। तो T1 की वैल्यू मुझे दी है शायद क्वेश्चन के अंदर, ये मुझे मेंशन किया गया है 2 सेकंड, यानी ब्लॉक A की जो टाइमिंग है वो कितनी है 2। और अगर एंगल 45 होगा तब ब्लॉक को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। A2 मैंने कितना निकाला यहाँ से 5√2 और A2 की, और यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, ये है 5 है ना। A1 की वैल्यू कितनी दी है नीचे, ये दिए 5, तो 5 से 5 कैंसिल, अंदर कितना बचेगा √, और √2। ये कहानी बचेगी, रूट के अंदर √2 बचेगा, यहाँ से T/2 लिख सकते हैं। और देखो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर अगर 1/2 करेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, फिर उसके ऊपर अंडर रूट है तो 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, T2 आएगा 2/2 की पावर 1/4 ये आएगा। अच्छा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 - 1/4, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर। तो T2 कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3/4, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से जो टाइम आएगा T2 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 1.68 सेकेंड। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आप तो अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी 1.68 सेकेंड अप्रोक्सीमेट। तो ये हो जाएगा। तो आंसर कहीं दिया ऑप्शन नंबर C दिया है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इनकम पे अगर देगा तो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा, तो टाइम कितना आएगा 1.68 सेकेंड, ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे। तो उसमें बोला अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द बैग इज 0.4। इनिशियली बैग स्लिप ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग। तो कंडीशन ये है कि एक बैग है जिसको कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है, सिंपल इस तरीके से है ना। ये M मास का कोई बैग मान लेते हैं। तो मोशन किधर है इसका, आगे की तरफ, और फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है कितना म्यू। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन किधर लेगा F इक्वल, जिसकी वैल्यू किसकी होगी μn के बराबर होगी। यहाँ पे लगेगा mg, और नॉर्मल किधर होगा ऊपर की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम नीट के PYQ में भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, ये है फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और मास इंटू एक्सेलरेशन म्यू। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर, और ये होगा m इंटू ए।
एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू इंटू जी के बराबर, यानी इस केस में ये एक्सेलरेशन मिलेगा म्यू इंटू जी। देख लो मुझसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रैवल, यानी ये एम मास का जो ब्लॉक है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे जिससे जब ये यहाँ पे पहुँचे, है ना, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको अगर मैं एस बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, एस, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू मुझे बतानी है कि कितना आगे चलने के बाद फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाएगा, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, फाइनली 0 हो जाएगी। तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो म्यू मुझे कितना दिया है यहाँ पे 0.4 और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10 से 10 कैंसिल, तो ए कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो लगा सकते हैं v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये स्पीड हो जाएगी 0, यू स्क्वायर कितना होगा इनिशियली, देख लो इनिशियल स्पीड कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट करता है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2 और एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आया 4 और एस की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसको अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा, निगेटिव में होगा यहाँ पे। तो एक वैल्यू क्या आएगी -4, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे -4, इसको उधर लेके जाएंगे कितना होगा 8s, ये हो जाएगा 4, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 4/8, यानी एस कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/2, यानी ये आएगा 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 0.5 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, ये मेरे पास होगा रिटार्डेशन, यानी इतने 4 मीटर पर सेकंड के रेट से स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एट द लास्ट कितनी हो जाएगी 0, और उसके बाद जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा वो आएगा 0.5 मीटर। तो ये सवाल था मेरे पास, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 मीटर। चलिए हटा देता हूँ इधर से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सवाल में बोला है जेई का ही क्वेश्चन है भी, 2 मास m1 एंड m2 आर टाइड टुगेदर एट द 2 एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, दोनों का मास है m2 ट्वाइस दैट ऑफ m1, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज a1, यानी जब m2 ट्वाइस है m1 का तो एक्सेलरेशन कितना a1, और जब थ्राइस है तब एक्सेलरेशन कितना a2, तो a1 और a2 का रेशियो मुझे बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये मुझे दी है पुली, सिंपल सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये यहाँ पे कितना होगा m2 और ये कितना होगा यहाँ पे, ये मेरे पास होगा m1, तो एक m1 और एक यहाँ पे m2, और उसने बोला कि जब m2 ट्वाइस हो जाए, जब m2 मेरे पास कितना हो जाए, when m2 ट्वाइस ऑफ m1, तब मेरे पास एक्सेलरेशन कितना होता है a1, और जब m2 थ्राइस होता है m1 का तब एक्सेलरेशन कितना होता है a2। ये कंडीशन उसने दी है, तो उस कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो रेशियो है a1/a2 वो बता सकते हैं सिंपल। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे m2g और टेंशन कितना होगा t ऊपर, ये कितना होगा m1g और टेंशन किधर होगा t ऊपर। मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा सा हैवी है, ए होगा नीचे और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऐसा मान लेते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे जनरल तौर पे, क्या लिखेंगे, जनरल कंडीशन के बेस पे, ये कितना होगा ऊपर वाला t माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से क्या लिखेंगे m2g माइनस t इक्वल टू m2a, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई, दोनों को ऐड कर सकते हैं, सिंपल ऐड करेंगे तो कितना आएगा m2g माइनस m1g m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए आ जाएगा m2 माइनस m1 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो मैंने क्या किया, जनरल रिलेशन बना लिया यहाँ से, तो बस इस रिलेशन को कंडीशन लगा के देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर एक्सेलरेशन a1 है तो m2 कितना होगा ट्वाइस ऑफ m1, तो कितना होगा ट्वाइस ऑफ m1, ये वैल्यू रखो m2 की यहाँ पे माइनस m1, ये हो जाएगा g, और नीचे कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 2m1 और प्लस m1, ये होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा ऊपर m1g बाय थ्राइस ऑफ m1, m1 से m1 कैंसिल, तो a1 कितना आएगा यहाँ से g बाय 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे 2 भी निकाल सकते हैं, ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो m2 कितना दिया है मुझे, थ्राइस ऑफ m1, थ्राइस ऑफ m1 अगर करेंगे तो ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको उधर। देखो जरा, अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो a1 g बाई 3 और m2 कितना है थ्राइस ऑफ m1, तो ये वैल्यू रखेंगे m2 थ्राइस ऑफ m1 इस इक्वेशन में, तो ये आएगा a2 कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ
m1 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय ये होगा यहाँ पे थ्राइज ऑफ m1 प्लस m1, तो a2 कितना आ जाएगा, a2 यहाँ से हो जाएगा 2m1g डिवाइड बाय 4 ऑफ m1 से m1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा g/2, तो a1 g/3 और a2 कितना आएगा g/2, ये आएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो अच्छा इसको 1 2 है तो उसको 3 बोल दो सिंपल, और इसको बोल दो 4, है ना, 1 तो ऑलरेडी ले लिया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो मुझसे a1 और a2 का ही रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे आप तो a1/a2 पूछा है, तो a1/a2 निकाल सकते हैं। a1 कितना है यहाँ पे g/3 और डिवाइड किससे करेंगे g/2 से, तो कहानी क्या होगी g/3 आएगा नीचे, 2/g होगा यहाँ पे, तो g से g कैंसिल, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 2/3, तो a1/a2 कितना आएगा 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पहले बना लेंगे जनरल इक्वेशन जैसे करते आ रहे मास एंड पुली में, फिर वैल्यू रखेंगे, तो a1 आएगा g/3, a2 आएगा g/2, तो a1/a2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेशियो कितना आ जाएगा 2/3, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो a1 और a2 का रेशियो कितना आएगा 2/3, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्या दिया है इधर। ओके, तो ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। जेईई मेंस के अंदर पूछा है 3 मास मुझे दिए, कैपिटल M दिया 100 किलोग्राम, M1 10 किलोग्राम और M2 20 किलोग्राम, और सरफेस आर स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग वेटलेस, द पुली आर, अच्छा, अ फोर्स F is applied on the system so that the mass M2 moves upward with an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ F is, तो F यानी इस M इक्वल टू 100 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएं, यानी कितनी F की वैल्यू रखें कि जिससे M2 वाला जो ब्लॉक है ऊपर मूव करने लगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कंडीशन इसने दी है कि F हमने लगाया और M2 वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर की तरफ मूव करने लगा, तो इस F की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं जो उसने मेंशन किया है इधर, सेम जो डायग्राम इसने इधर बनाया उसको मैं बना लेता हूँ इधर। इसने क्या दिया डायग्राम, यहाँ पे दिया है ये 100 किलोग्राम ब्लॉक, है ना, ये कितना दिया है 100, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, है ना, ये दिया है यहाँ पे 100 किलोग्राम, ये दिया है इधर पूरा का पूरा, ये दिया है 100 किलोग्राम, और यहाँ पे एक लगी है पुली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पुलिस ने लगाई है यहाँ पे, वो भी इसी का ही पार्ट है, इस ब्लॉक का ही पार्ट है ये भी, और 10 किलोग्राम। और नीचे क्या लगा है यहाँ पे, नीचे का लगा है एक ब्लॉक जिसका मास कितना दिया है 20 किलोग्राम, ये सवाल मुझे दिया है। ठीक है, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, और कोई सरफेस नहीं यहाँ पे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे 20 kg वाला ब्लॉक अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो देखो ये कहानी है। अब ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये जो M2 वाला ब्लॉक है, M2 वाला ब्लॉक है, ये कितना दिया है यहाँ पे 20 किलोग्राम, तो ये सवाल दिया है, और M2 वाला ये वाला जो ब्लॉक है ऊपर कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा उसकी वैल्यू मुझे, ये 100 kg वाले पे जो फोर्स यहाँ पे लगेगा F, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होनी चाहिए जिससे 20 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है वो किधर मूव करने लगे, अपर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो खुद से करने का, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, तो उसके बाद इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, ऊपर मास है 10 किलोग्राम, नीचे 20 किलोग्राम, ट्राई किया होगा आपने, और ये मास होगा 100 किलोग्राम का, तो इस F की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन किसका, 20 kg वाले ब्लॉक का, ये किधर मूव करेगा ऊपर की तरफ, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 से जाएगा, तो ये भी कितने से जाएगा आगे, ये भी कितने एक्सेलरेशन से जाएगा ब्लॉक 10 kg वाला, 10 kg वाला ब्लॉक भी आगे मूव करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो फिर वर्ड डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसके रेस्पेक्ट में होगा एक्सेलरेशन, जब इसके ऊपर F फोर्स लगाएंगे, तो सिस्टम को कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे खड़े होके, इसको इस सिस्टम के ऊपर, है ना, एक जो F मास वाला ब्लॉक है, यानी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे खड़े होकर सिस्टम को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है, 20 kg वाला कितना एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर 2 से, और 10 kg वाला भी आगे, है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, mg लगेगा नीचे और टेंशन लगेगा T ऊपर, तो यहाँ पे भी रोप T आगे, इस तरीके की कहानी होगा, और एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो जरा कहानी क्या होगी, इस F फोर्स की वजह से, यानी F फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन कितना मान लेता हूँ मैं, A1 मान लेता हूँ कि F फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन, अगर फोर्स आएगा पिक्चर में तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो यानी ये सिस्टम किधर होगा, F1 की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा A1। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो दोनों ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स एक्ट करेगा, है ना, इसके ऊपर किधर एक्ट करेगा, पीछे की तरफ कितना
20 और A1, क्योंकि एक इधर जा रहा है आगे की तरफ और एक छोटा फोर्स किधर लगेगा m इंटू A1 पीछे की तरफ, और 10 kg वाले पे भी किधर लगेगा, इधर लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 20 इंटू A1। और सिस्टम को किस में मार लेंगे, सिस्टम को रेस्ट में मार लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल में अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, T माइनस 20g इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन कितना है, वर्टिकल के केस में एक आनी होगी, तो वर्टिकल में कितना आएगा, ये T माइनस ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 40, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 न्यूटन। टेंशन कितना आएगा 240 न्यूटन, ये आगे टी की वैल्यू। अब यहाँ से देखो जरा, ये है लेफ्ट में मूव करेगा तो क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स कितना होगा 10 A1 और टी इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यहाँ से ये कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 10 इंटू A1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 240, ये हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 10 A1 कितना आएगा 260, A1 की वैल्यू कितनी आएगी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस सिस्टम के लिए जो ए की वैल्यू होगी, जो एक्सेलरेशन होगा A1 वो कितना होगा 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं इस तरह के सवाल पहले भी। ओके, तो A1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, ये फोर्स निकालना है, तो पूरे सिस्टम को क्या करता हूँ मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ। ये जो 10 kg 20 kg 100 kg वाला ब्लॉक है, पूरे को क्या मान लेता हूँ सिस्टम मानेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना होगा, मास कितना है 100 किलोग्राम इस ब्लॉक का, यहाँ पे कितना है 20। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया 100 प्लस 20 और प्लस ऊपर वाला फोर्स 10 और इंटू A1, क्योंकि इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना माना था A1 माना था, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 और इंटू A1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 26। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, ये मेरे पास आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 3380। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 3380 न्यूटन। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिया होगा, वो देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो अगर आप ऑप्शन की बात करोगे यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है 3380 न्यूटन, ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना मास है टोटल 100 प्लस 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 130 इंटू A1 कितना होगा, यहाँ से मैंने निकाला 26, ये वैल्यू रखेंगे और F की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो उसको नोट कर लें आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लिख लिया होगा, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3380 न्यूटन, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं किस तरह का सवाल आपको यहाँ पे मेंशन किया है। आपको सवाल में बोला है, जेई का क्वेश्चन है भी, अ मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन अ रोप व्हिच कैन विदस्टैंड द टेंशन 350 न्यूटन इफ मंकी इनिशियली क्लाइम डाउन एंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन क्लाइम अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। जैसे यहाँ पे एक रोप लगी है ना, सिंपल क्या है, ये एक रोप है, क्या है रोप, तो रोप के ऊपर कौन है यहाँ पे, ये है मंकी, ठीक है। आपको क्या बोला कि मंकी का जो मास है 50 किलोग्राम, कितना मास दिया है 50 किलोग्राम। अगर मास 50 किलोग्राम है तो mg किधर लगेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ ये लगेगा mg, और टेंशन किधर क्रिएट होगा, ऊपर की तरफ क्रिएट होगा। और पहला केस, यानी अगर फर्स्ट केस की बात करता हूँ मैं, है ना, ये मुझे एक बेसिक डायग्राम दिया है। तो अगर ए की बात करता हूँ, एक केस में क्या बोल रहा है कि मंकी इनिशियली क्लाइम डाउन, है ना, क्लाइम डाउन, तो मंकी जब डाउन जाता है कितने एक्सेलरेशन के साथ, ये मुझे मेंशन किया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा इनिशियली नीचे, तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर नीचे मूव करेगा तो ये फोर्स बड़ा होगा 50g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है यहाँ पे 50 और एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा 200। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 500 माइनस 200, यानी टी कितना आएगा 300 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 300 न्यूटन, कब, अगर ये डाउनवर्ड मूव करेगा। समझ आ गई बात, ओके। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकंड केस में इसने बोला है कि अगर मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, क्लाइम अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस बार कंडीशन चेंज कर देगा। इस बार उसने क्या बोल दिया, किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, और कितने एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है 5 मीटर
ये दिया है 5 है ना, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा रहा होगा यहाँ पे, तो टी क्या लिखेंगे, टी माइनस 50g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई ऐसे ही लिखते हैं नेट फोर्स, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन फोर्स बड़ी होगी, तो उसको लिखेंगे पहले माइनस 50g और मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 जो हो जाएगा 250। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 750 न्यूटन। तो जब भी क्लाइंब अप होगा तो उस केस में कितना आएगा 750, और जब क्लाइंब डाउन होगा तो टेंशन कितना आएगा 300 न्यूटन। अब इसने बोला कि ए ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, उसने बोला कि 700 न्यूटन है अगर क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो ये तो 750 आ रहा है, और डाउनवर्ड वाले केस में टेंशन बोला है 350, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है 300 न्यूटन। तो ए और बी तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए फिर इसमें दिया कि रोप विल ब्रेक। रोप कब ब्रेक होगी, तो देखो क्वेश्चन में दिया कि जो रोप मैक्सिमम टेंशन जो रोप गेन कर सकती है वो कितना गेन कर सकते हैं 3500 न्यूटन। तो रोप कहाँ पे ब्रेक होगी, देखो डाउनवर्ड वाले केस में तो 300 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे सेफ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो अपवर्ड मूव करेगा तो उस केस में जो टेंशन क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा 750 न्यूटन। लेकिन रोप की मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी है, रोप को जो डिजाइन किया गया कितने मैक्सिमम टेंशन पे डिजाइन किया गया 350, तो उसका मतलब क्या होगा कि रोप ब्रेक हो जाएगी। कब ब्रेक होगी, रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंब अपवर्ड, है ना, क्लाइंब अपवर्ड, तो रोप क्या होगी, रोप विल बी ब्रेक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टी मैक्स की वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू दिस टेंशन 750 जो यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है यहाँ पे। तो सवाल जो है, अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि वॉल के साथ एक ब्लॉक को हमने अटैच करके रखा है, तो वहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कितना मैक्सिमम फोर्स रखें जिससे ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो देख सकते हो आप। तो एक वॉल मुझे दिया 2 किलोग्राम ब्लॉक पुश अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल अप्लाइंग बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5 और फोर्स F अप्लाई किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड, है ना। तो F कितना लगाएं जिससे 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव ना करे, है ना, ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सवाल है। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो ये तो मुझे यहाँ पे बोल दिया सिंपल, और यहाँ से एक M मास के ब्लॉक को अटैच किया है। M मास का ब्लॉक मतलब कितना दिया इसका मास दिया है 2 किलोग्राम, और एक यहाँ से फोर्स लगा है 50 न्यूटन। तो ये F कितना लगाएं, इस F की वैल्यू कितनी हो जिससे कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे। तो देखो यहाँ पे अटैच होगा तो नॉर्मल फोर्स आएगा पिक्चर में, नॉर्मल किधर लगेगा, ब्लॉक पे आगे की तरफ, है ना, लेफ्ट में लगेगा ब्लॉक के ऊपर। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, नॉर्मल तो इसी फोर्स के बराबर हो जाएगा 50 के बराबर। और देखो जब ये 2 kg वाला ब्लॉक अगर आप ये चाहते हो कि ये अपवर्ड मूव ना करे, तो देखो ये तो फोर्स लगेगा यहाँ पे F, और इसका mg किधर लगेगा, नीचे। तो जाना किधर जाएगा ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। समझ में आ रही होगी ये बात। तो यहाँ से अगर मैं बैलेंस करके लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, F इक्वल टू ये आएगा 2g प्लस म्यू इंटू एन। तो F कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, म्यू मुझे मेंशन किया गया हुआ है पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दिया है 0.5। कितना दिया है 0.5, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नॉर्मल यहाँ पे होगा 50 के बराबर। तो ये रखेंगे यहाँ पे 50, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। F कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 20 प्लस 25। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 45 न्यूटन। यानी इतना फोर्स तो आपको रखना ही है कि जिससे ऊपर की तरफ मूव ना करे। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 न्यूटन, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सवाल था, नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो सवाल आपको बोला है सिंपल, a block of mass m placed inside a box descend vertically with an acceleration a. The block exert a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of a will be. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपसे पूछिए, जेई का क्वेश्चन है अभी। तो देखो कैसे करेंगे, इसने बोला कि जैसे m मास का ब्लॉक बॉक्स के अंदर फ्री होता है, फ्लोर पे अटैच होता है, जैसे बॉक्स से फ्री होकर कहाँ गिरेगा नीचे, इस m मास का ब्लॉक कहाँ गिरेगा, फ्लोर के ऊपर। तो देखो फ्लोर के ऊपर गिरेगा तो नॉर्मल किधर लगाएगा, ग्राउंड पे, फ्लोर पे, और फ्लोर इसके ऊपर प्लेट के किधर लगाएगा, नॉर्मल ऊपर। mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और उसने बोला कि एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। ये तो उसने मेंशन किया ही है कि एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। यानी ये जो नॉर्मल होगा ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 ऑफ दिस वेट। वेट कितना है यहाँ पे mg,
किसके बराबर है, mg/4 के बराबर दिया है ये वेट, यानी नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर दी है, mg/4 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कितना होगा, नीचे mg माइनस ऊपर कितना होगा, mg/4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी बचेगी, g माइनस g/4, यानी a कितना आएगा 4g माइनस g/4, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितना आएगा 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। छोटा सा सवाल था, तो इस तरह आंसर हम आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा 3g/4। ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। थोड़ा सिंपल सा ही सवाल है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड एंटर अ रफ सरफेस ऑफ रेंजिंग 0.5 टू 1.5 मीटर। द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज, रिटार्डिंग फोर्स आपको दिया -kx, जहाँ पे k की वैल्यू 12 न्यूटन पर मीटर। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट एज इट जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस विल बी। ये मुझे दिया है, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, स्पीड बतानी है ब्लॉक की, एज इट जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस विल बी। देखो यहाँ पे जो फोर्स आपको दिया है ना, कितना दिया है -k इंटू एक्स, और k की वैल्यू कितनी दी है 12, तो कितना हो जाएगा -12 इंटू एक्स। लिख सकते हैं ये बात। अच्छा, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू -12 इंटू एक्स। और m, क्या a को ये लिख सकते हैं v dv/dx। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ी है ये बात कि v को क्या लिख सकते हैं, v इंटू dv/dx, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, -12 इंटू एक्स। यही कंडीशन मुझे यहाँ पे दी है, और मास कितना दिया है 2 किलोग्राम। ये कहानी होगी। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m v इंटू डी को एक जगह लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -12x इंटू डी, है ना। जब भी आपको सवाल दिया हो तो उसको रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया था, तो यहाँ से आप काइनेमेटिक्स के बारे में भी एक्सेलरेशन को सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से v इंटू डी रखेंगे एक जगह, -12x इंटू डी एक्स और डिवाइड बाय m कर सकते हैं। m को नीचे लेके आ गया, हमें कितना बचेगा, v इंटू डी वी इक्वल टू -12x dx, और m की वैल्यू कितनी दी है, 2 किलोग्राम दी है, ये दिया है 2, ये कितना हो जाएगा 6। तो v इंटू डी वी कितना आएगा, -6x इंटू डी एक्स। ये करेंगे तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे दी है। तो देखो अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा v इंटू डी वी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो इनिशियल स्पीड है 4 और फाइनल स्पीड पूछिए v। फाइनल स्पीड कब पूछिए, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6x इंटू डी एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 से लेके 1.5। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0.5 है तब स्पीड कितनी है 4, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा 1.5 तब की स्पीड मुझसे पूछिए कितनी होगी। सवाल में मेंशन किया गया है ना, यही उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट 1.5 होगा तो स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सवाल है। चलिए ये इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v²/2 लिख सकते हैं, और लिमिट 4 से लेके v इक्वल टू, ये कितना होगा, -6 आएगा बाहर, x²/2, यही होता है इंटीग्रेशन 0.5 से लेके 1.5। तो ये कितना होगा, इसको लिख सकते हैं v, अच्छा 1/2 को रखेंगे बाहर, है ना, तो v² -4², ये कहानी होगी, है ना, v² -4², पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, और इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट होगा 1.5² -0.5² डिवाइड बाय 2, ये कहानी बचेगी यहाँ से। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर जेटीजी रहने देते हैं, v² -16 डिवाइड बाय 2, है ना, स्क्वायर जेटीजी रहने देते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, -3/2, इसको ऐसा रहने दो, इसको लिखो यहाँ पे -3, कितना लिखेंगे -3, और ये कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा, अच्छा 15 इंटू 15 कितना, 225, ये आ जाएगा 2.25, और ये कितना होगा 25 डिवाइड बाय 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, ये बचेगा यहाँ से। तो v² -16 इक्वल टू हो जाएगा -6, और ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये बचेगा सिंपल 2, है ना, कितना आएगा, ये बचेगा 2। तो v² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 - 12, ये आएगा 4। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, √4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सवाल को बस इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना, सिंपल इंटीग्रेशन था यहाँ पे। तो ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब रफ सरफेस यहाँ पे होगी, तो जब रिटार्डिंग फोर्स लगेगा तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस, तो रफ सरफेस को क्रॉस करने पर स्पीड कितनी रही होगी ब्लॉक की, 2 मीटर पर सेकंड, और इनिशियली कितनी थी 4, तो कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट करेगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिंपल बस इंटीग्रेशन था इस सवाल में और कुछ नहीं था, बस आपको कंडीशन लगा के सॉल्व करना था सब क्वेश्चन को। देखो जरा, अब देखो जरा क्या दिया है। तो ये एक सिस्टम दिया आपको 2 ब्लॉक, m दिया है 2 किलोग्राम और कैपिटल M दिया 8 किलोग्राम। प्लेस ऑन अ स्मूथ टेबल, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया 0.5, जो m और कैपिटल M वाले ब्लॉक के बीच में लगेगा। सरफेस तो स्मूथ ही दी है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M सो दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर, यानी कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएं जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको अपनी अप्रोच ही लगा के करेंगे जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को हम करते आ रहे हैं, है ना। तो नीचे मुझे मास कितना दिया है, ये दिया है कैपिटल M और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये दिया 8 किलोग्राम और इसके ऊपर एक ब्लॉक और है जिसकी वैल्यू कितनी दी है 2 किलोग्राम। ये सरफेस दिया है म्यू इक्वल टू 0.5 और ये सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है। तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएं जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने लगे। ये सिंपल सवाल है। तो ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं। तो सबसे पहले 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या करते थे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, दोनों को एक मान के क्या निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकते हैं। ये हो जाएगा F और मास क्या होगा दोनों का ऐड करके, यानी कितना हो जाएगा 2 + 8, ये निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन, ये होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, AC कितना आ जाएगा, AC आएगा यहाँ से F/10, ये आएगा कॉमन एक्सेलरेशन। फिर क्या करते थे, फिर ऊपर वाले ब्लॉक को देखते थे, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स निकालते थे। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालता हूँ तो देखो क्या होगा, 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी क्या होगी। तो 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी होगी कुछ इस तरीके से। तो 2 kg वाले को करने से पहले 8 kg वाले को देखो जरा। अगर 8 kg का ब्लॉक यहाँ पे होगा और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा है F, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ग्राउंड पे नीचे। अब क्योंकि तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ पे किधर लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे F, है ना। 8 kg वाले पे किधर लगेगा, पीछे। और यही पीछे वाला फोर्स 2 kg वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा F, और ये किधर जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन से, है ना। ये कहानी होगी। तो यहाँ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। तो F की वैल्यू कितनी होगी, F इक्वल टू 2 × AC, यानी F इक्वल टू होगा 2 और AC की वैल्यू कितनी होगी, F/10। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, F/5, ये आएगा। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालते थे। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू × n, ये लगेगा नीचे 2g और नॉर्मल किधर लगेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा, म्यू की वैल्यू दी है 0.5 और नॉर्मल यहाँ से कितना होगा 2 × g। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, तो 10 से g कैंसिल आउट, है ना। तो Fmax कितना आएगा, Fmax आएगा यहाँ से 10 न्यूटन। ऐसे तो करते थे हम भाई, पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे, फिर ऊपर वाले बॉडी डायग्राम बना के F की वैल्यू निकालते थे, फिर वहाँ से मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो Fmax कितना है 10 न्यूटन। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो उस केस में जो Fmax की वैल्यू है वो ज़्यादा इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, ये तो कंडीशन होगी। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना चाहते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बराबर या ग्रेटर किससे होना चाहिए, F से होना चाहिए। तो कंडीशन लगा सकते हैं। तो 10 इक्वल टू ये लिखेंगे यहाँ से F/5। F कितना आएगा यहाँ से, F मेरे पास आएगा यहाँ से 50 न्यूटन, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 50 न्यूटन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर C यहाँ पे दिया है ना। ऑप्शन नंबर C 49 न्यूटन दिया है, लेकिन उसका अप्रोक्सीमेट 50 न्यूटन मान सकते हैं क्योंकि G की वैल्यू मैंने कितनी ली यहाँ पे 10 ली है। अगर आप 9.8 लेके सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 49 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 50 न्यूटन। तो इस तरह का सवाल आएगा तो उसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो नोट कर दो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या दिया है आपको। देखो जरा, तो यहाँ पे आपको जेमेन 2021 में सवाल पूछा था, ये जेमेन 2021। तो ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, इस तरह की प्रोफाइल दी है आपको, इस तरीके की ये दिया है, और ये एंगल दिया है थीटा, ये भी कितना है थीटा, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये मुझे दिया है d, है ना। आपसे बोला ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बीइंग मूव विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन। यानी जब ब्लॉक m यहाँ पर है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा यहाँ पे 2 न्यूटन, और किधर मूव कर रहा है, ऊपर। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगी, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा 0। तो ये ऊपर जाएगा। तो देखो mg sin थीटा किधर लेगा, इसके ऊपर नीचे। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg sin थीटा किधर आएगा, नीचे की तरफ, और मोशन किधर है इसका, ऊपर की तरफ। तो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे,
0। तो अब अगर आप ग्राफ 1 और 2 को देखोगे तो ग्राफ 1 और 2 में बोला कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। देखो पहले अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहला ग्राफ इस तरीके से बना है, यहाँ पे ये है F और ये है N, इस तरीके से बना है। तो जैसे जैसे D बढ़ेगा, जैसे जैसे D बढ़ेगा तो F की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा हो थोड़ी रहा है, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, क्योंकि F बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी उस केस में। लेकिन इसने क्या बोला कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो A और B ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हो सकते, A और B तो पॉसिबल नहीं हो सकते, तो C और D में से ग्राफ पॉसिबल होगा। अब आप देख लो यहाँ पे जो 2 न्यूटन का फोर्स है मोशन की डायरेक्शन में, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ग्राफ ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर F और X का D और F का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन पॉजिटिव, और फिर से वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जाएगा वो लोग, है ना, यहाँ पे जाएगा, फिर से वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, फिर होगी -2 न्यूटन, है ना। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन में, और जब लोग नीचे आएगा तो mg sin थीटा किधर लेगा, नीचे, ये फोर्स इसको नीचे ले जाना चाहेगा, यानी b कैसा होगा, b कांस्टेंट होगा। लेकिन क्योंकि अगर आप चाहते हो नेट एक्सेलरेशन 0 मिले, तो नेट एक्सेलरेशन 0 कब होगा, अगर फोर्स 0 होगा तो इसको कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर लेगा, 2 न्यूटन पीछे की तरफ, ये इसको बैलेंस करेगा। तो मोशन है आगे और फोर्स है पीछे, तो ये निगेटिव होगा, कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जो ऑप्शन नंबर सी में मुझे मेंशन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन मैं हटाता हूँ, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल आपको दिया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला है द बॉक्स ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। तो डायग्राम आप दिया है, ये मैं बना लेता हूँ इधर पे। ये 3 बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है इधर, है ना, इस तरीके से दिया है, और यहाँ पे ये कुछ पुली कनेक्ट करके रखी है ऐसे, और ये कनेक्ट रखा है सरफेस के ऊपर, है ना। ये दिया है यहाँ पे मास 2 किलोग्राम, ये दिया है, और यहाँ से एक रोप ऐसे कनेक्ट करके रखी है, सिंपल, है ना, ऐसे रोप कनेक्ट करके रखी है, और ये यहाँ पे है इस तरीके से एक मास यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है 8 किलोग्राम, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। आपको ये बोला कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास 8 किलोग्राम टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0, और कितना टाइम बाद ये ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, टी की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। तो देखो कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं आराम से। देखो इस 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना मान लो, ऊपर मान लो A1, इसका किधर मान लो, नीचे की तरफ A2, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब अगर इक्वेशन बैलेंस करके लिखना चाहूँ तो 2 kg वाले के लिए देखो क्या लिखेंगे, 2 kg की इक्वेशन क्या होगी, इसका लगेगा mg नीचे और टेंशन किधर लेगा, t ऊपर। देखो ये टेंशन होगा t, टेंशन t, टेंशन t और टेंशन t, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t, 2 टाइम्स ऑफ t, ये हो जाएगा। और यहाँ पे mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। तो ये 2 kg वाले का ब्लॉक डायग्राम होगा, और A1 किधर होगा, ऊपर। तो क्या लिखेंगे, t माइनस 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी इक्वेशन को भी यहीं पे छोड़ देते हैं। 8 kg वाले को देखो जरा, 8 kg की कहानी क्या होगी, 8 kg वाली की कहानी होगी, ऊपर लेगा टेंशन 2 टाइम्स ऑफ t, और नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा, A2, नीचे एक्सेलरेशन कितना होगा, A2, और 8 इंटू जी किधर लेगा, नीचे की तरफ। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, 8g माइनस 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक ही है। अब इक्वेशन है 2 और अननोन कितने हैं, 3, तो एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट और होगी। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग कंस्टेंट मोशन। तो देख सकते हो टेंशन मेथड लगा सकते हैं, टेंशन भी ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो दोनों की डायरेक्शन में तो क्या आएगा, निगेटिव। A1 और टेंशन का कोफिशिएंट कितना होगा, 1, किस में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, फिर लगाएंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे A2 है नीचे, A2 है नीचे, और टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो दोनों अपोजिट है, तो टेंशन का कोफिशिएंट आएगा 2 इक्वल टू 0, यानी A1 कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A2, A1 कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A2। तो अगर मैं A1 को A बोल देता हूँ, A1 को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। A1 को अगर A मानेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ A, है ना, यानी A1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये जो A1 होगा किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ A2। तो यहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि अगर A2 मेरे पास A होगा, यानी A2 अगर मेरे पास A होता है तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ A, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास A1 कितना होगा, A2 कितना होगा A, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ A के बराबर आएगी। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे इसको मैं लिखूंगा t माइनस 2g इक्वल टू 2, और A1 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ A, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू A, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1।
समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब यहाँ से देखो जरा इस इक्वेशन से 8g, ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है 8g माइनस 2 टाइम्स ऑफ t इक्वल टू 8 इंटू ए, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, t माइनस 2g 4a और 8g माइनस 2t इक्वल टू 8 इंटू ए। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल। देखते हैं जरा कितनी आएगी a की वैल्यू। ये मैं हटा देता हूँ इधर से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इधर से हटा देता हूँ मैं, देखो, है ना। ये डायग्राम आपको बनाना है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ये दो इक्वेशन मेरे पास है, इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा 2t माइनस 4g, 2t माइनस 4g इक्वल टू कितना होगा 8 इंटू ए होगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे सिंपल, ये वाली। और 2 वाली इक्वेशन तो ये है ही मेरे पास, 8g माइनस 2t इक्वल टू 8 इंटू ए, है ना। ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, ये कहानी होगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, इक्वेशन 3 और 2 को दोनों को क्या करता हूँ आपस में ऐड कर देता हूँ। तो देखो अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड करूँगा तो ऐड करने पे ये क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कितना बचेगा यहाँ से 4g इक्वल टू कितना बचेगा 16a, है ना। तो एक ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी यहाँ से g/4। a की वैल्यू कितनी आएगी g/4, और 8 kg वाले का एक्सेलरेशन भी मैंने a ही माना था सिंपल, a2 की वैल्यू a के बराबर थी, तो ये आ गया g/4। अब यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम कितना लगेगा बड़े आसानी के साथ, है ना। चलिए मिटा देता हूँ। तो देखो जरा यहाँ से, ठीक है, तो देखो a मेरे पास आ गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से 8 kg वाले और ग्राउंड के बीच में, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे मिल गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूँ इस वाले पॉइंट के इस वाले पॉइंट के बीच में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर में। और इनिशियल स्पीड कितनी है 0, रेस्ट पे था अब लोग इनिशियली हाफ। एक्सेलरेशन कितना है g/4, ये होगा t स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, t स्क्वायर आएगा 2 इंटू 0.2 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ये होगा 2 इंटू 0.2 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, ये आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10। तो t स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी 16/100, यानी कितना हो जाएगा 4/10। 16/100 कितना होगा, इसको ऐसे लिख लो 16/100 है, तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू हो जाएगा √16/100, यानी यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 4/10, यानी t कितना आएगा, इधर से मैं लिख देता हूँ, t आएगा यहाँ से 0.4 सेकेंड के बराबर। ये आंसर हो जाएगा, t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। तो देख लेते हैं जरा, आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। तो कुछ नहीं किया, पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली यहाँ पे, फिर 8 kg वाले, क्योंकि इसने बोला है नीचे की तरफ मूव करेगा और इनिशियली है रेस्ट पे, तो कितने टाइम बाद है ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन के बीच में ये लगाई इक्वेशन ऑफ मोशन, और वहाँ से टी की वैल्यू निकाली जो कितनी आई 0.4 सेकंड। यही क्वेश्चन जेई मीन्स 2021 में पूछा था। तो सिंपल सवाल था, इक्वेशन लगा के बस सोल्व करना था क्वेश्चन को। नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या सवाल दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है 2 mass A and B, each of mass capital M are fixed together by a massless spring. A force act on the mass B as shown in figure. If mass A start moving away from mass B with an acceleration A, then the acceleration of mass B will be. तो देखो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैं इधर इतना डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट है A इधर, और यहाँ से स्प्रिंग को अटैच करके रखा है, और यहाँ पे क्या है फिर B। इसके ऊपर अगर फोर्स F लगाएंगे तो किधर मूव करने लगेगी स्प्रिंग A, अवे फ्रॉम, ये मास है किधर भागेगा, अवे फ्रॉम दिस स्प्रिंग, यानी एक्सेलरेशन किधर होगा उसका, इधर की तरफ, ये बोलना चाहता है। अच्छा, अब अगर ए को ध्यान से देखोगे, ए वाले ब्लॉक को, तो ये तो जाना चाहता है इधर एक्सेलरेशन ए के साथ, इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसको बोल देंगे सिंपल एफ एस। क्या बोल देंगे, एफ इंटू एस। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। नेट फोर्स कितना है एफ एस स्प्रिंग फोर्स, और ए का मास कितना है एम, और ये मेरे पास हो जाएगा ए। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। यही कहानी होगी भाई। पॉइंट ए की बात करोगे तो ये इधर जा रहा है ना राइट में होगा एक्सेलरेशन, और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, अब बी पॉइंट की बात करो जरा। बी पॉइंट पे देखो कहानी क्या होगी। तो बी पॉइंट पे तो स्प्रिंग फोर्स आएगा, ये तो इधर आएगा, है ना। स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, ये तो आएगा लेफ्ट में। भाई इसका मोशन लेफ्ट में, तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, राइट में। अच्छा, और ये आगे की तरफ भी जा रहा है एफ के साथ, और एक्सेलरेशन किधर उसका होगा, इसका लेफ्ट में होगा। और फोर्स लगाएंगे लेफ्ट में, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट में। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एफ माइनस ये होगा एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए।
तो यहाँ से इस f की वैल्यू किसके बराबर आएगी, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। मुझसे सवाल में पूछा क्या है, मुझसे सवाल में पूछा कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ मास b, एक्सेलरेशन ऑफ मास b, A start moving away from mass B with an acceleration A, then the acceleration of mass B। मास B का मुझे एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, तो इसको मैं A1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ यहाँ पे A1, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से F माइनस FS बाय M, ये आएगा। तो A1 को क्या लिख सकते हैं F माइनस FS की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है MA डिवाइड बाय कैपिटल M, तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो देख लेते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, तो MA माइनस F डिवाइड बाय M, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सबको, F माइनस MA बाई M, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, पहले पॉइंट ए का FBD बनाएंगे, उसके बाद पॉइंट बी का FBD बनाएंगे, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो A1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल मुझसे पूछा था, नोट कर लें आप इसको, फिर चलते हैं आगे। चलिए हटा देता हूँ मैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं क्या सवाल दिया है मुझे। क्वेश्चन में मुझे बोला है इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर, इट क्रॉल अप द डिच बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर इट हैज हाइट ऑफ h फ्रॉम द बॉटम, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट इज 0.75 देन h इज, यानी h की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी और किस सरफेस के ऊपर चल रहा है, हेमिस्फेरिकल। तो देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसे होगी इस तरीके से, है ना, ये कुछ सेंटर होगा यहाँ पे, है ना, तो ये रेडियस के बराबर होगा टोटल, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे रेडियस के बराबर, है ना। तो इंसेक्ट जब चलता है यहाँ पे, सपोज करो इंसेक्ट जब यहाँ पे कहीं पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ से चल के यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्वेचर फॉर्म में बना लेते हैं, है ना, इस तरीके से जब ये कहीं यहाँ पे होगा इस तरीके से, तो ये लाइन होगी यहाँ पे, है ना, ये तो रेडियस ही होगा पूरा। तो देखो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, है ना, और क्योंकि कॉन्टैक्ट में यहाँ पे तो नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा सरफेस के, नॉर्मल किधर आएगा इसका आगे, और ये लगेगा mg, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा रोटेट किया है तो ये भी कितना होगा थीटा, है ना। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। हेमिस्फेरिकल का मतलब कि एक इंसेक्ट बॉटम से चला है और जब इतनी हाइट पे पहुंचेगा, नहीं यहाँ से कितना h हाइट पे पहुंचेगा, तो h हाइट पे पहुंचने में फिसलने की कंडीशन यहाँ पे होगी, तो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा जिससे नीचे की तरफ स्लिप ना करे, तो ये मैंने हाइट कितनी मान ली h मान ली। इसी h की वैल्यू मुझसे पूछी कितनी होगी। अब देखो जरा ध्यान से, ये रेडियस कितना होगा यहाँ से r, ये रेडियस कितना होगा r, भाई ये तो हेमिस्फेरिकल सरफेस के एक पॉइंट पर रेडियस r मिलेगा, तो ये r ये वाला थीटा, तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वाली हाइट कितनी आएगी r cos थीटा, ये वाली हाइट कितनी आएगी r cos थीटा। भाई ये ट्रायंगल दिख रहा है ना सबको, ये वाला, इस ट्रायंगल में ये अगर रेडियस r है, ये थीटा है, तो ये वाला जो साइड है वो कितनी बचेगी r cos थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, h क्या बचेगा, h यहाँ से लिख सकते हैं कि जो स्मॉल h की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, कंप्लीट r और माइनस ये r cos थीटा, ये आएगा यहाँ से, है ना, ये आएगा h इक्वल टू, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे, जब भी पॉइंट यहाँ पे होगा नॉर्मल लगेगा, इधर mg का कंपोनेंट कितना आएगा mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा mg sin थीटा, क्योंकि नीचे स्लिप होगा, इसी mg sin थीटा की वजह से किधर मूव करेगा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, सरफेस क्योंकि रफ है, ये लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, नॉर्मल बराबर हो गया mg cos थीटा, नॉर्मल किसके बराबर हो गया यहाँ पे mg cos थीटा, और फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया mg sin थीटा के बराबर, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये म्यू इंटू n mg sin थीटा, है ना। तो मैक्सिमम को क्रॉस कर जाएगा तभी नीचे की तरफ, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द स्लिपिंग, है ना। तो म्यू n की वैल्यू कितनी होगी mg cos थीटा, ये आएगा mg sin थीटा। समझ में आ रही बात, mg से mg कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0.75, ये उसने दिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा, ये हो जाएगा 3/4, है ना, 75/100 कितना होगा 3/4, और 10 में 3/4 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 37, किसकी वैल्यू होती है 37, ये आगे मेरे पास, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख के h निकाल सकते हैं सिंपल, तो h कितना होगा r माइनस r cos 37, तो ये वैल्यू कितनी आएगी r माइनस r cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, यही होती है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा r/5, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस कितना दिया है मुझे, रेडियस मुझे दिया है यहाँ पे 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1/5, है ना, 1/5, यानी h कितना आएगा यहाँ से
0.20 मीटर ऐसा ऑप्शन में मेंशन किया गया है ना। कितना आएगा 0.20 मीटर। ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस कुछ नहीं था, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे लेगा mg sin थीटा, उसके अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। तो दोनों फोर्स यहाँ पे क्या होंगे एट दिस पॉइंट बराबर होंगे, F इक्वल टू mg sin थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे रख के म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ करके थीटा निकाल लेंगे और इसको ब्रेक करके एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, r = r cos 37। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.20 मीटर। ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 0.20 मीटर। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपको, अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स मोर टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन इज। ठीक है, तो आपको दिया है कि जब रफ सरफेस होगी तो टाइम होगा t2, है ना। देखो इसने बोला है कि जब रफ सरफेस होगी तो वहाँ पे n टाइम्स ज़्यादा लगता है, यानी मल्टीपल ऑफ n टाइम्स, है ना। तो एक काम करते हैं, t1 जो टाइम मान लेते हैं वो स्मूथ सरफेस का मान लेते हैं और t2 टाइम किसका होगा रफ सरफेस का। भाई रफ सरफेस पे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आने में, रफ सरफेस पे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्मूथ होगी तो जल्दी पहुंच जाएगा और रफ होगी तो रुक रुक के आएगा। तो यहाँ पे जो t2 दिया है उसने बोला कि n टाइम्स किसका है, स्मूथ सरफेस का टाइम है, ये कंडीशन दी है। और पहले वाले केस में इसने बोला है कि दोनों केस में एंगल कितना है 45, है ना। और एक बार सरफेस स्मूथ और एक बार कैसी है रफ। तो जब स्मूथ सरफेस होगी, है ना, तो अगर इंक्लाइनेशन ऐसे होगा यहाँ पे थीटा, है ना, ये क्या होगा यहाँ पे इंक्लाइनेशन थीटा इस तरीके से। तो जो m मास का ब्लॉक होगा उसको तो एक्सेलरेशन इधर ही लगेगा, खाली mg साइन ये फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे। तो नेट फोर्स लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल कितना है 45, है ना, ये दिया है उसने 45। तो कितना होगा mg साइन 45 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास से मास कैंसिल, तो a कितना आएगा g साइन 45, यानी a कितना आएगा g/√2 लिख सकते हैं ये। अच्छा, अब उसने क्या करेंगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मूथ सरफेस का टाइम कितना माना था मैंने, t1 माना था, है ना। तो ये लगा सकते हैं h इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। तो इस डिस्टेंस को मैं ऐसे ही बोल देता हूँ सिंपल। क्या बोल देते हैं इसको, ये इंक्लाइन प्लेन का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल दूंगा, रफली s बोल दूंगा। तो ये कितना हो जाए, तो ऐसे ही रहेगा। इनिशियल स्पीड है 0 प्लस हाफ a कितना है g/√2 और ये मेरे पास है t1²। तो t1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, t1 आएगा √2√2s डिवाइड बाय g। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यही आएगा कि मेरे पास देख सकते हो आप कि जो t1 यहाँ पे आएगा कितना आएगा 2√2s डिवाइड बाय g हो गया t1। अब सेकंड केस में उसने बोला कि सरफेस है रफ। सरफेस कैसी है, ये एंगल है 45 और सरफेस है रफ। सरफेस होगी तो क्या होगा, देखो क्या डिफरेंस होगा दोनों में। ये लगेगा mg साइन 45, ये होगा इधर, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, और यहाँ पे क्या होगा mg cos 45 और नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो क्या आएगी इक्वेशन। अच्छा, ये कितना जा रहा है नीचे की तरफ, तो कितना होगा mg साइन 45 माइनस म्यू के mg cos 45 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होगा यहाँ पे। इसको a मान लेते हैं सिंपल इसके लिए, फिर बाद में वैल्यू रख के यहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से मैं t1 निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा g/√2, कितना आएगा g/√2 यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस म्यू के g/√2, कितना बचेगा, म्यू के क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बचेगा इधर म्यू के बाय g/√2 और इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा a। ये वैल्यू बचेगी a की। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आएगा g/√2 माइनस म्यू के g/√2 इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है ये कितनी मिलेगी, देखो, और √2 यहाँ से लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा g और ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इंटू के, ये आएगा एक्सेलरेशन। तो फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, ut u हो जाएगा 0, हाफ a की वैल्यू कितनी दी है g 1 माइनस म्यू के डिवाइड बाय रूट इंटू 2, है ना। ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ut प्लस हाफ a
ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। कर सकते हैं भाई। इस बार टाइम मैंने कितना माना था, रफ सरफेस के लिए T2 माना था, तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, T2 आएगा यहाँ से √2√2s डिवाइड बाय g ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इंटू के, ये बचेगा T2। तो ये T1 और यहाँ पे कितना होगा T2, और कंडीशन क्या दी कि जो T2 टाइम वो कितना है इन टाइम्स ऑफ T1, ये मुझे दिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं अप्लाई करूँगा और यहाँ से देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलेगी। हटा देता हूँ मैं इधर से, कोई इधर से हटा देते हैं, तो देखते हैं ज़रा वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से। तो T2 हो गया n टाइम्स ऑफ T1, तो ये रखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं T2 यहाँ पे रखेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो ये कितना होगा स्क्वायर करने के बाद 2√2s डिवाइड बाई g 1 माइनस म्यू के, और ये कितना होगा, ये बचेगा n स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो T2 स्क्वायर, रूट हटेगा n स्क्वायर और T1 स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा इधर। तो देखो 2√s से तो ये कैंसिल आउट और g से ये कैंसिल आउट, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, n स्क्वायर बचेगा 1/1 माइनस म्यू के, ऐसा कुछ दिया है क्या। तो n स्क्वायर बचेगा 1 माइनस, अच्छा कोफिशिएंट को काइनेटिक की वैल्यू बतानी है तो उसको उधर लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस म्यू के n स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 1, है ना भाई। ये n स्क्वायर होगा माइनस n स्क्वायर म्यू के इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे म्यू के n स्क्वायर कितना बचेगा, म्यू के n स्क्वायर कितना आएगा 1 n स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, ये n स्क्वायर माइनस 1, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो म्यू के यहाँ से कितना बचेगा, देखो इसको मैं ऊपर हटा देता हूँ, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व, बाकी है ना आंसर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ से म्यू के की वैल्यू कितनी आएगी, तो n स्क्वायर को डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो म्यू के कितना बचेगा, म्यू के आएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो म्यू के कितना होगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इक्वेशन बना के क्वेश्चन को और सिंपल इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो आप, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये वैल्यू आएगी म्यू के की, तो मैं हटा देता हूँ उसको, देखते हैं आगे थोड़ा सा और। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं सवाल में क्या दिया है। तो क्वेश्चन बोला है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन AIEEE 2011 के अंदर पूछा था। द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू पुश अ बॉडी अप रफ इंक्लाइन कोफिशिएंट म्यू प्लेन इज F1, व्हाई द मिनिमम फोर्स नीड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2 इफ द इंक्लाइन प्लेन मेक एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और tan थीटा की वैल्यू दी है 2 × म्यू। तो आपको क्या बताना है, फोर्स का रेशियो बताना है F1/F2 कितना होगा। तो सबसे पहला केस जो उसने दिया, उसने ये बोला है कि ये इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास और m मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो ये एंगल कितना है थीटा, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है। किधर पुश किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इसको अपवर्ड अगर पुश करेंगे तो mg sin थीटा किधर लेगा, नीचे की तरफ, और मूव ऊपर करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लेगा, F इधर की तरफ। तो नॉर्मल आएगा ऊपर और इधर क्या आएगा mg cos थीटा, जनरल ये टर्म होगी। तो यहाँ से अगर बैलेंस करके लिखोगे तो देखो F ऊपर है, F भी नीचे है, mg sin थीटा भी नीचे है ना। और इसको इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F इक्वल टू, प्रिवेंट अगर करना है तो F किसके बराबर होगा, F प्लस mg sin थीटा, है ना। इसको बैलेंस करके रखना है ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, इसको पुश कर रहे हैं ऊपर, है ना। तो ये कितना होगा म्यू इंटू n माइनस, पहली कंडीशन ये बनेगी, जो F1 फोर्स होगा वो बनेगा ये। तो F1 किसके बराबर होगा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ये कहानी बचेगी। कितना आएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे क्या बताना है, इन दोनों फोर्स का ही रेशियो मुझे यहाँ पे बताना है कितना होगा, है ना, F1। अच्छा ये कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या बोला है कि जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड मूव करेगा तो फोर्स किधर, देखो डाउनवर्ड मूव करना चाहता है तो इसको आप क्या करोगे, इसको बचाओगे यहाँ पे। तो देखो फोर्स किधर लगाओगे, इधर की तरफ, और mg sin थीटा तो किधर लगेगा, नीचे की तरफ ही मूव करेगा, ये कहानी होगी। अब देखो जाना चाहता है नीचे, और फ्रिक्शन जाना चाहता है नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। पहले फ्रिक्शन किधर लगा था, डाउनवर्ड, अब किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ये कहानी होगी। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल, और ये कितना आएगा यहाँ से mg cos
थीटा। तो देखो कहानी क्या बनेगी, एफ डाउनवर्ड है, एम जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन, है ना। तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ये फोर्स मेरे पास है F2, कौन सा फोर्स है F2, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे F1, है ना। ये कहानी होगी। तो यहाँ से F2 कितना आ जाएगा, अच्छा ये F2 हो गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे F1 बाई F2 का ही रेशियो बताना है, तो निकाल सकते हैं। तो F1 बाई F2 अगर करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ से mg कॉमन, यहाँ से mg कॉमन, तो mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ पहले पूरा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, और डिवाइड किससे करेंगे, इससे म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये करेंगे। तो F1 बाई F2 कितना आएगा, देखो अगर mg कॉमन लूँगा यहाँ से तो कितना बचेगा ऊपर, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू cos थीटा और माइनस साइन थीटा, ये बचेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये मैं हटा देता हूँ इधर से, नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा के आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना बचेगा इधर से, तो यहाँ से मैं एक काम कर सकते हैं, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से क्या ले सकते हैं, cos थीटा कॉमन। तो देखो अगर F1 बाई F2 यहाँ से लेंगे, F1 बाई F2, तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, F1 बाई F2 कर लेंगे तो cos थीटा ऊपर से कॉमन लो, ये आएगा cos थीटा यहाँ से कॉमन, अंदर कितना बचेगा, म्यू प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, है ना, ये बचेगा यहाँ से। और नीचे अगर cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ब्रैकेट आएगा म्यू माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, F1 बाई F2, ये आएगा म्यू प्लस टेन थीटा और म्यू माइनस टेन थीटा, ये बचेगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, टेन थीटा मुझे कितना दिया, टेन थीटा प्लस म्यू, और यहाँ पे बचेगा टेन थीटा माइनस म्यू। तो ये वैल्यू जो होगी एग्जैक्टली कुछ ऐसे बचेगा। तो इस वैल्यू में अगर टेन थीटा में 2 म्यू रखता हूँ, टेन थीटा कितना रखूँगा यहाँ पे 2 म्यू, ये मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू के बराबर। तो ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ से F1 बाई F2 का रेशियो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3 म्यू। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे, नीचे किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि रेशियो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो टेन थीटा माइनस यू अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से यू, तो यू से यू कैंसिल, तो F1 बाय F2, म्यू से म्यू कैंसिल है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो रेशियो कितना आएगा यहाँ पे 3 के बराबर आएगा। तो ये आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू मुझे दी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ से ये बचेगा यहाँ से म्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये रेशियो मेरे पास यहाँ पे आंसर होगा, 2 म्यू दिया है तो ये वैल्यू बचेगी। तो ये था मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो आप, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ये सब नोट कर लिया होगा। तो ये थे मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू जेईई मेंस जो फ्रिक्शन के अंदर पूछे थे। क्वेश्चंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं, है ना। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें, लेकिन जितने भी अच्छे सवाल था, जितनी मैंने मुझसे हुआ उतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे सवाल यहाँ पे डिस्कस करा दिए। इसके बाद एक वीडियो में हम एडवांस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन जहाँ से भी PYQ आप वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करें। आई होप इतना पढ़ने के बाद NLM में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, हर तरीके के सवाल को आप मेन्स एडवांस लेवल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।